अच्छा रहेगा कि मैं आवर्तनशील खेती के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूं, क्योंकि यहाँ पर आवर्तनशील शब्द साइक्लिक, अंग्रेजी में कहेंगे उसको तो चाक्रिक, मलयालम में शायद चाक्रिक कहते हैं, चाक्रिक। और आवर्तनशील शब्द का हिंदी और पूरी डिक्शनरी में दुनिया की कोई दूसरा अनुवाद नहीं है। तो आवर्तनशील का मतलब बार बार होना, और हमारी प्रकृति बार बार होती रहती है। जैसे पेड़ पौधे, यदि उसके बीज को हम डिस्टर्ब न करें तो वो बार बार होते हैं। तो बीज को बचाए रखते हुए पेड़ पौधों के साथ, वंशों को बचाए रखते हुए जीव जंतुओं के साथ, संस्कारों को बचाए रखते हुए मनुष्य के साथ जो व्यवहार है वो आवर्तनशील व्यवहार कहलाता है। आवर्तनशील व्यवहार का मतलब हम सारे प्रकृति के साथ ऐसा व्यवहार करें कि उसके होने पर में कोई बाधा ना आए। तो आवर्तनशील खेती का मतलब बार बार इस पूरी प्रकृति की शाश्वतता को बनाए रखते हुए अपनी आजीविका निकाल लेना। तो इसको और ज्यादा गहरे से समझते हैं तो इसकी शाश्वतता बने रखने में दो महत्वपूर्ण प्राकृतिक नियम काम करते हैं। एक नियम है प्रोपोर्शनेट का। हर चीज इस धरती की एक निश्चित प्रोपोर्शन में है। जैसे पानी है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित प्रोपोर्शन है, तभी वो पानी रहेगा। इसी प्रकार से पशु पक्षी, मनुष्यों, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का एक निश्चित प्रोपोर्शन इस धरती की जीवंतता का आधार है। तो इस खेती के आवर्तनशील खेती में इस प्रोपोर्शन को अपने खेत में मेंटेन करने के लिए, खेत में अगर हम मेंटेन कर लें तो जो चीजें स्वतः उपलब्ध होती हैं, जैसे समृद्धि ऑटोमेटिक होगी। यह प्रकृति अपनी संतुलन की अवस्था में समृद्धि देते ही है। जैसे ही अपने खेत में हम पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पानी, हवा, इन सब का एक निश्चित प्रोपोर्शन मेंटेन करें, इसको हम आवर्तनशील खेती कहते हैं। आवर्तनशील खेती के तीन क्रक्स हैं। एक है संतुलन, दूसरा है समृद्धि, तीसरा है सम्मान। संतुलन के तीन आधार। ये पूरी धरती जल, वायु और ताप के संतुलन से जीवंत है। इस धरती को अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं वात, पित्त और कफ, इन तीन के संतुलन से हमारी बॉडी चलती है। इसी प्रकार से यह धरती जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व के संतुलन से इसमें पूरी जीवंतता होती है। इस जीवंतता को मेंटेन करना पूरी धरती के मानव जाति का कार्य है। अभी हम लोग इस आधार पर चल रहे हैं। इस संतुलन की कहीं कोई खेती में बात नहीं होती है, ना ही इसकी किसी रिसर्च में बात होती है कि इस धरती के इस संतुलन को बनाए रखने के लिए मनुष्य की क्या भूमिका है। जबकि हमको पता है कि अभी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वायु में। अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई, जैसे बीजिंग में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मात्रा घट गई, अगर ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी तो हम सब मर जाएंगे, पूरे जीव जंतु मर जाएंगे। अब ये कैसे मेंटेन होगी? तो इसको मेंटेन करने के लिए धरती में एक निश्चित मात्रा में पेड़ पौधे या तो बना लेना जरूरी है। क्यों पेड़ पौधे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ही ये वायु संतुलन बनता है। इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरी क्रिया नहीं है जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को मेंटेन कर पाए। अब अभी तक हम क्या कर रहे हैं? हिमालय के पास जंगल है, अमेज़न में जंगल है, इस तरह जो अपने आप से जंगल बने हुए हैं, उन जंगलों के आधार पर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। पूरी कोई प्लान नहीं है, न किसी देश की सरकार के पास प्लान है और न किसी माने खेती या किसी भी चीज व्यक्ति के पास इसका प्लान है। तो क्या हमें प्लान नहीं बनाना पड़ेगा? अगर इसको प्लान बनाना पड़ेगा तो कैसे बनेगा? तो अगर हम देखें तो पूरी धरती ज़्यादातर किसानों के पास है। अगर हम खेती का ऐसा तरीका विकसित कर लें जिससे हमारा ये वायु संतुलन, ताप संतुलन और जल संतुलन मेंटेन हो जाए, तो पूरी धरती में सब जगह बराबर मात्रा में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब व्यवस्थित हो सकते हैं और हम संतुलित रह सकते हैं। इस संतुलन के तीन आधार हैं। हर काश्तकार अपने 1/3 हिस्से में वन भाग की खेती करे,
दूसरे 1/3 हिस्से में पशुपालन का काम करे, पशुओं के चराने की जगह, पशुओं को रखने के लिए चारागाह विकसित करना, माने पशुओं का भी स्थान दे। और तीसरे 1/3 हिस्से में मनुष्य जाति का हिस्सा है। इन 3 चीज़ों को हम करते ही हम संतुलन के लिए कारक बन जाते हैं। माने खेती का तरीका अगर बदल दें तो पूरी धरती के संतुलन को हम मेंटेन कर सकते हैं। 1/3 हिस्से में वन बाग की खेती, 1/3 हिस्से में पशुपालन और 1/3 हिस्से में जितनी घर में अनाजें, दालें, तेल, मिलेट्स, जो कुछ भी ज़रूरत है, माने खेती को अपने खेत किचन से जोड़ दें। अभी खेती को हम कहाँ जोड़ के देखते हैं? बाजार से जोड़ के देखते हैं। तो अगर किचन से जोड़ दें तो इससे होगा क्या? 1/3 हिस्से का खर्चा बचा खेती का, उत्पादन में 8 से 10 गुनी वृद्धि हो जाती है। जैसे हमने देखा है 1 एकड़ खेत में धान और गेहूं बहुत अधिकतम उत्पादन लेंगे तो 40 क्विंटल से ज़्यादा, 30 क्विंटल से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड कहीं का नहीं है। 30 या 32 क्विंटल 1 एकड़ में। जबकि उसी 1 एकड़ में अगर हम अमरूद लगाते हैं तो कम से कम 80 क्विंटल 100 क्विंटल अमरूद होता है। आम लगाते हैं तो 125 क्विंटल 150 क्विंटल आम होता है। यदि हम फलों की खेती करते हैं तो उत्पादन ऑटोमेटिक कई गुना बढ़ जाता है और खर्चा हमारा घट जाता है। इसी प्रकार से यदि हम पशुपालन करते हैं तो हम जोड़े हैं कि 1 एकड़ में अगर 4 गाय को अच्छी तरह से पाला जा सकता है तो 4 गाय ही जितना उत्पादन धान या गेहूं या दूसरी फसलों से होता है उससे 4-5 गुना ज़्यादा हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल गाय 1200 लीटर पर ईयर दूध देने वाली गाय हैं। 1200 से 1400, 1500, 1600 लीटर दूध देती हैं एक साल में। जबकि हरियाणा पंजाब की तरफ तो 2000-2500 लीटर की भी गाय हैं। हमारे यहाँ 1200 से 1400 में, और 1 एकड़ में 4 गाय आराम से पलती है। अगर 1200 लीटर से घी बनाया जाए तो 24 लीटर घी दूध में 1 किलो घी निकलता है। तो कम से कम 1 मन घी एक ब्यात में, माने एक लैक्टेशन पीरियड में मिल जाता है। यदि 4 गाय हुई तो 4 मन हो गया, माने 2 कुंटल, माने 1.5 कुंटल। और 1500 रुपये 1200 रुपये में आराम से घी बिकता है गाय का। तो अगर 1500 रुपये से मल्टीप्लाई करें हम तो भी हमारा घी लगभग 2-2.5 लाख रुपए का होता है, जो किसी भी तरह से फसलों से हम नहीं पा सकते हैं। तो हम पशुपालन, बागवानी और जो अपने घर में लगना है बाकी उसमें, तो अभी हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है, पैसे का दबाव किसानों के पास बहुत बन गया है। वो बन इसलिए गया है कि हम एक चीज़ उगा लेते हैं और 99 चीज़ें बाजार से लाते हैं। अगर हम पैसे के दबाव से मुक्त होना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हमारे घर में लगनी हैं उसको हम उगाएं। उसको ये ना देखें कि उसमें 100 ग्राम सौंफ लगती है तो हम क्यों सौंफ उगाएं। अरे 4 दाना डाल देते हैं तो आधा किलो 1 किलो सौंफ निकल आती है। 4 पेड़ अगर हल्दी के लगा देते हैं, 10 पेड़ लगा देते हैं, साल भर के लिए हल्दी निकल आती है। तो हमारे यहाँ जो माने पैदा हो सकता है वो सारी चीज़ें पैदा करें तो हम पैसे के दबाव से मुक्त हो जाएंगे। और जैसे ही पैसे के दबाव से मुक्त होंगे तभी हम इस बाज़ार से डील कर पाएंगे, अदरवाइज हम बाज़ार से डील नहीं कर सकते हैं। पैसे का दबाव हमारे रहेगा तो बाज़ार हमें दबाकर हमसे लेगा। अगर पैसे के दबाव से हम मुक्त होंगे तो हम अपनी शर्तों पर। तो चौथा स्टेप है आवर्तनशील खेती का प्रोसेसिंग। पैदा करें अपने घर भर के लिए और उसको, आवर्तनशील खेती का चौथा स्टेप है उसको बिना प्रोसेस किए बाजार न जाएं। तो जो कुछ भी हम पैदा करेंगे अपने लिए तो निश्चित रूप से अच्छा पैदा करेंगे। जब प्रोसेस करेंगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी और उसका मूल्य लगाने के अधिकारी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? प्रकृति की जितनी भर चीज़ें हैं न तो मनुष्य ने बनाया है, इसीलिए वो उसका मालिक नहीं हो सकता है। जैसे आलू किसने बनाया है? नेचर ने दिया है। किसकी ताकत से उगता है? नेचर की ताकत से उगता है। हम समय पर उसको लगा देते हैं और बाजार में जाते हैं तो उसको बाजार में मूल्य कौन लगाता है? लेने वाला लगाता है। क्यों? क्योंकि नेचर की दी हुई चीज़ है और नेचर की चीज़ सबकी होती है, कभी व्यक्तिगत नहीं होती है।
और किसान भाइयों का जो जन्मजात दुख है कि हम अपनी वस्तुओं का मूल्य नहीं लगा पाते, वह इसलिए कि प्राकृतिक नियम ही है कि प्रकृति प्रदत्त वस्तु का मालिक किसान नहीं हो सकता है। उसमें पहला हक उसका है जिसके पास नहीं है। जैसे माँ, उसके अगर 4 बच्चे हैं तो सबसे पहले मोह जो सबसे कमजोर बच्चा है, अभावग्रस्त बच्चा है, माँ उसके लिए दौड़ेगी। इसी तरह किसानी है, जिसके पास नहीं है उसका हक है। अब हम अपने इस दुख से मुक्त कैसे हों, तो उसका एक ही तरीका है कि हम अपनी बौद्धिक ताकत और शरीर की ताकत को उसमें लगाएं। तो जैसे ही हम अपनी बौद्धिक ताकत लगाते हैं, आलू से कुछ चीज़ बना देते हैं, उसकी उम्र बढ़ा देते हैं और उसकी गुणवत्ता बढ़ा देते हैं, तो हम उसके मालिक बन जाते हैं। और इसी से दूसरा रास्ता जो निकलता है समृद्धि का, वो यहीं से निकलता है। तो 3 स्टेप संतुलन के, 1 स्टेप समृद्धि का। और जब हम उसको बाजार में बेचते हैं या सीधे प्रोड्यूसर, हम तो सीधे कंज्यूमर से जुड़ने को प्रोत्साहित करते हैं कि हम इतना बल्क न प्रोडक्शन करें जिसका हमें पता ना हो। हम पहले से हमें कंज्यूमर पता हो, फिर उसके लिए बनाएं। इससे ज़्यादा सुकून और इससे ज़्यादा स्थायित्व का कोई रास्ता नहीं है समृद्धि का। हमें पहले से सामाजिक होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हम किसके लिए बना रहे हैं। तो कितना बनाना है वो मात्रा निर्धारित हो जाएगी। इस तरह से धीरे 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 उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। और बाजार जाने के बजाय एक सिद्धांत है कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। जैसे ही कोई बाजार उत्पादन करके बाजार में बेचने जाता है, वैसे ही उसका कोई सम्मान नहीं होता है। आप देखिए, दूध चाहे जितना अच्छा लेके जाए, घी चाहे जितना अच्छा लेके जाए बाजार में, लेने वाला उसके ऊपर शंका करता ही है। और वही व्यक्ति दारू की दुकान में दारू लेने जाता है तो कभी नहीं पूछता है कि दारू तुम्हारी नकली है। पूछता है? नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है कि प्यासे को दौड़ना चाहिए। अभी किसानों के साथ प्रॉब्लम यह हो रही है कि पैसे का इतना ज़्यादा दबाव स्वीकार लिया है कि वो अपने से पैदा कर लेता है और लेने वालों के पीछे पीछे घूमता है। फिर वो देखता है अच्छा तुम्हारे दूध में मिलावट है, और वो बेचारा परेशान हो जाता है कि मिलावट तो बिल्कुल नहीं है। फिर भी उसको सफाई देनी पड़ती है। वो केवल इस मनोविज्ञान को किसान भाई पहचान नहीं पा रहे हैं और उनको अपना प्रोडक्शन अपने जो परिचित हैं उनके लिए करना है और पैसे से दबाव से मुक्त होना है। तो 5वीं चीज जो तीसरा रास्ता निकलता है और 5वां स्टेप है, आसपास के लोग, जैसे हमारे पास समृद्धि आई तो आसपास के हमारे, यदि कोई गरीब है, न्याय शिक्षा स्वास्थ्य से वंचित परिवार है, दुखी है मेरे गांव में, तो मेरे समृद्ध होने का कोई प्रमाण नहीं है। तो उसका 5वां स्टेप यह है कि हम उसको अपने पड़ोस में अपने से कमज़ोर आदमी को अपने बराबर लाने में मदद में लगाएंगे। तो 5 स्टेप हुए। पहला स्टेप हुआ 1/3 हिस्से में वनभाग की खेती करना। पंजाब में इसके अलावा कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। दूसरे 1/3 हिस्से में पशुपालन करना। तीसरे 1/3 हिस्से में अपने परिवार के लिए खेती करना। चौथा स्टेप उसको प्रोसेस करना। और 5वां स्टेप जो भी उससे आए, एक निश्चित प्रतिशत अपने पड़ोस के लोगों को अपने बराबर बनाने में, अपने से बड़ा तो नहीं कर सकते, अपने बराबर लाने में, न्याय शिक्षा स्वास्थ्य अथवा रोजगार से वंचित लोगों को उसके लिए अपना खर्चा करना। ये 5 स्टेप की खेती को आवर्तनशील खेती कहते हैं। अगर इस तरह की 5 स्टेप की खेती से 3 चीज़ें निकलती हैं, धरती का संतुलन निकलता है, किसान की समृद्धि निकलती है और सम्मान निकलता है। अगर हम अपने पड़ोस में लोगों को अपने साथ लेने की चलने की मानसिकता रखेंगे, तभी सही अर्थों में सम्मान होता है। अदरवाइज हम सम्मान के लिए भी तमाम नाटक करना पड़ता है। इस मंत्री के साथ फोटो हो जाए तो मेरा सम्मान हो जाएगा, ये पद मिल जाए तो मेरा सम्मान हो जाएगा। ये बिल्कुल छुच्छे लोग हैं जो स्वयं सम्मानित नहीं महसूस कर रहे हैं। उनके साथ फोटो खिंचाने में आपका क्या सम्मान होगा? किसान का असली सम्मान तो उसको स्वयं करना है।
कि वो धरती में खाना तो ऑक्सीजन देने वाला मैं हूँ, पूरा मूल्यांकन करे। अब वो अपने बताता है मैं इतना उगाता हूँ। पेड़ लगाएंगे तो हम उसका फल ले लेंगे, एक तो फल पूरा खाएंगे नहीं, फल भी वितरित होगा हमारा। ऑक्सीजन जो बनाएंगे वो ऑक्सीजन की कोई कीमत है क्या? सलाहकार थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने बताया कि मेरा अपनी नीति आयोग में सम्मान ही इसलिए है कि मैं किसान हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ। तो हमें ऐसे गौरव से अपना पूरा मूल्यांकन करना है, और जो भी किसान कोई पूछे अधिकारी तो बताइए कि मैं अपने खेत के 1/3 हिस्से में ऑक्सीजन पैदा करता हूँ। इस रूप में मूल्यांकन करने के बजाय वो लिए दरवाजे दरवाजे घूमता है। इसमें हम अपने पुरखों की भी गरिमा को भुला देते हैं, जो किसान का असली मतलब है। तो ये 3 चीज़ें, किसान की समृद्धि, किसान का सम्मान, जब पूरा मूल्यांकन करेंगे और जब सही अर्थों में, जो कुल मिला के मेरे कहने का आशय है कि जब सही अर्थों में सम्मान होता है, तब हम झूठे सम्मान की अपेक्षा हमारी खत्म हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें आवर्तनशील खेती से स्वतः उपलब्ध होने की संभावना है। इसलिए हम इस आवर्तनशील खेती, और ये मेरी प्रोपोगेट की हुई खेती नहीं है, यह प्रकृति में बने बनाए नियम है। इन नियमों को अध्ययन करके जैसे जैसे निकलेंगे तो आपको भी यही समझ में आएगा कि अपने गौरवपूर्ण तरीके से कैसे हमें खेती करनी है। अब एक बात आती है जहाँ पर हम सब किसान भाइयों को एक मत होने की ज़रूरत है। कहाँ पर? मूल्यांकन में। अभी हम किसान लोग क्या करते हैं, मंचों में जाके मैं इसको बहुत अच्छा खेती करता हूँ, मैं उसकी बहुत अच्छी खेती करता हूँ। अरे मत कहिए, हम किसान हैं पर्याप्त। हम इस बात की बात करें कि किसान की परिभाषा होनी चाहिए इस देश में। जिस प्रकार से एक IAS का लड़का बिना IAS की परीक्षा पास किए IAS नहीं हो सकता, जिस तरह एक व्यापारी का लड़का बिना व्यापार किए व्यापारी नहीं हो सकता, उसी तरह केवल किसान का लड़का होने से जो किसान कहते हैं अपने आप को, उनको रिजेक्ट करिए। ऐसे ही लोगों की वजह से हमारे देश में किसानों की दुर्दशा है। वो छाती ठोंक कर संसद में भी कह देते हैं, और मंत्रालयों में जो आयोग में बैठे नीति बनाते हैं वो भी अपने आप को किसान साबित कर ले जाते हैं। तो हम सबको एक मत इस बात पर होने की ज़रूरत है कि किसान की परिभाषा हो। जब तक किसान की परिभाषा नहीं होगी तब तक हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। किसान के नाम से बिजू के खड़े हो जाएंगे सब जगह, और आज भी इन्हीं की वजह से न तो हमारी नीतियां बन पा रही हैं अच्छी ढंग से जो किसानों के लिए अच्छी हों, और न ही सरकार द्वारा दिया जाने वाला पूरा लाभ असली किसान तक पहुंचता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, 40% इस देश के किसान ऐसे किसान हैं जिनके ज़मीन नहीं है। हमारे इलियास ये किसान हैं, अभी भी इनके पास ज़मीन नहीं है, और हमारे अध्यक्ष हैं, गर्व से कहते हैं इस बात को। छोटे काश्तकार हैं और गर्व है हमारा कि हमारे किसान हैं। ऐसे 40% किसान की परिभाषा स्पष्ट न होने की वजह से वो किसान कैटेगरी में नहीं आते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी लैंड। तो खेती के लिए क्या ज़मीन का मालिक होना ज़रूरी है? तो इस बात को क्लियर कर लें कि भूप स्वामी होना और किसान होना दोनों अलग अलग बातें हैं, और किसान होने के लिए प्राथमिकता से दबाव पूरे देश भर में वातावरण बनाएं। तो दूसरी चीज़ कि यदि पेड़ लगाता है कोई मंत्री या अधिकारी जाके, तो कितना चौड़े से जाके वहाँ पर फोटो खिंचवाता है, क्यों? राष्ट्रीय कार्य किया है। जल संरक्षण का कोई काम करता है तो 20 जगह वो अपने यहाँ बताता है मैंने तालाब बनाया है। और हमारे किसान भाई क्या कर रहे हैं? पेड़ बाग लगा रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, वातावरण ऑक्सीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वो राष्ट्रीय कार्य है तो किसानी राष्ट्रीय कार्य क्यों घोषित नहीं हो सकती है? तो दूसरी चीज़ ये डिमांड करना चाहिए सारे किसानों को कि किसानी को राष्ट्रीय कार्य घोषित करें। हम भीख जैसा नहीं मांगे। धरती का सबसे श्रेष्ठ काम करने के बाद भी हम राष्ट्रीय कार्य घोषित, अब क्यों? उसका परिणाम क्या होता है? अभी जैसे कोई एक आदमी
मान लीजिए 3 आदमी गए किसी एक अधिकारी से मिलने के लिए, तो कोई व्यापारी का लड़का जाता है तो गर्व से कहता है मेरे पिताजी अचार मुरब्बा बनाते हैं, और जो चपरासी का भी लड़का जाएगा तो वो कहेगा गर्व से कि मेरे पिताजी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, 4th क्लास एम्प्लॉई है। और किसान का बेटा क्या कहता है? पहले ही जबान में उसके निकल के आता है कुछ नहीं। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? वो खेती को कहता है कुछ नहीं। माने हमने इतना ज़्यादा प्रचार किया है कि खेती माने कुछ नहीं, खेती माने कुछ नहीं, और उसका रिफ्लेक्शन देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है। अभी हमारे देश में 3 साल पहले तक खेती के लिए एक भी पद्मश्री, पद्म अवार्ड नहीं दिए गए। हमारे देश में अभी तक 6,900 से अधिक पद्म अवार्ड बांटे जा चुके हैं 1975 से लेकर 75 वर्ष में। 75 वर्ष में, नमस्कार, 75 वर्ष में 7,000 के आसपास पद्म अवार्ड मिले हैं। किसानों को कितने मिले और क्यों नहीं मिले हैं? उसके पीछे कारण ये है कि खेती माने कुछ नहीं है। जो भी मिले हैं, जैसे सुभाष पालेकर जी को मिला, जैसे हमारे भारत भूषण त्यागी जी को मिला, जैसे एक दो और मिले हैं, नाम नहीं जानता मैं, उनके पीछे अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके पीछे लिखा रहता है अदर, माने खेती किसान को नहीं मिला, अदर खाते में मिला है। ये हमारे सम्मान का हाल है। दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा, अगर हम खेती को राष्ट्रीय कार्य घोषित करवा पाएंगे। 75 साल में 15 बार हमारी संसद बन चुकी है। हर बार 12 सांसद मनोनीत होते हैं रूलिंग पार्टी के सपोर्ट से। वहाँ पर नाचने वालों की जगह है, गाने वालों की जगह है, कलाकारों की जगह है, खिलाड़ियों की जगह है, वैज्ञानिकों की जगह है। किसान आज तक नहीं गया है। किसान की आज तक जगह नहीं मिली है। तो इसका रिफ्लेक्शन ये होगा कि हमारे वो किसान जो नीति बना सकते हैं, नीति के बारे में चर्चा कर सकते हैं, ऐसे कैपेबल किसानों के लिए एक जगह मिलेगी। और देखिए, जब व्यापारियों के लिए कोई नीति बनती है तो फिक्की, एसोचैम ये जाते हैं कि नहीं जाते हैं? इनके मेंबर हैं। किसानों के बीच में कौन मेंबर है जब हमारे लिए नीतियां बनती हैं? सब के सब ठेकेदार हो जाते हैं। जिसने हल देखा है वो भी कह देता मैंने हल देखा है, मैं किसान हूँ। तो जिसने अपने बच्चे पाले हैं खेती करके, वो जानता है किसानी के एक एक मर्म और दर्द को। ऐसा कोई किसान आज तक गया नीति बनाने की जगह पर? तो जब नीति बनाने की जगह में हम नहीं हैं तो नीतियाँ कैसे हमारे लिए बनेंगी? तो जो खेती राष्ट्रीय कार्य हो, इस पर हम सबको एक मत होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो हम उसी तरह जैसे झुंड से सबसे कमज़ोर भेड़ को या कमज़ोर क्या कहते हैं हिरण को शेर जब शिकार करता है तो सबसे कमज़ोर वाला पीछे रह जाता है, ऐसे हम सबका एक एक शिकार होता रहेगा और अकेले अकेले हम सब बच जाएंगे। अभी हमने ताकत दिखाई है, वहाँ पर सरकार को झुकना पड़ा है। तो अभी इस तरह की अगर डिमांड कर दें तो इस देश के किसानों का भविष्य बदल जाएगा और इस देश का भी भविष्य बदल जाएगा, क्योंकि ये किसान प्रधान देश है और किसान अगर सेंटर में आएगा तभी ये समृद्धि करेगा। तो दूसरी इस बात पर हमें सब किसानों को एक मत होकर यह चिंतन करना पड़ेगा कि किसानी को राष्ट्रीय कार्य घोषित कराएं और किसान की परिभाषा सुनिश्चित करवाएं। बाकी इसकी लाइन लंबी है। अभी तीसरा जो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, यदि हम खेती को राष्ट्रीय कार्य घोषित करवा लेंगे तो सबसे बड़ा कंपोनेंट हमारा कौन सा टूटा है किसानी का? मजदूर। जो मजदूर, हालांकि वो मजदूर नहीं थे, हमारी कृषि व्यवस्था के आवश्यक अंग थे। कोई लोहारगिरी करता था, कोई बढ़ईगिरी करता था, सब करते थे। और 1970 तक हम एक यूनिट के रूप में काम करते थे। 1970 के बाद ऐसा प्रोपोगेट किया गया, जो भूमिहीन है वो मजदूर है। और उसका रिफ्लेक्शन था, मैं नहीं जानता हूँ कि इसमें कोई षड्यंत्र था, लेकिन जो आज का निष्कर्ष है, अभी इनके आशीष जी के ड्राइवर से बात हो रही थी, तो पूरी की पूरी रंगीनियाँ शहरों की हमारे उन बिछड़े हुए भाइयों के कारण हैं। और दुनिया में सबसे कम मजदूरी हमारे देश में दी जाती है। जब वहाँ थे, पूरे सम्मान के साथ अपने गांव में थे, अपने घर में थे, खेती का आवश्यक अंग थे।
हमें कोई ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं थी, कभी बाहर से लेबर की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग एक्सचेंज करके काम करते थे। लेकिन 70 के बाद मुझे नहीं पता कि ये षड्यंत्र पूर्वक किया गया या धोखे से हो गया, लेकिन उन्हीं भाइयों को वहाँ से तोड़ के मजदूर का नाम दे के इन शहरों में अमानवीय स्थितियों में रहते हैं। और अभी पैंडेमिक आया, महामारी आई, कहाँ गए वो लोग सब? शहर के लोग कहाँ उनको खिला पाए एक भी दिन? वो ढूंढ के फिर अपने 1200 2,000 किलोमीटर पैदल चल के गए, और इस देश की सरकारों ने उन्हें यातायात भी मुहैया नहीं कराया। इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है हमारे उन भाइयों के प्रति। तो तीसरा रिफ्लेक्शन जो होगा, अगर राष्ट्रीय कार्य हम घोषित करवा पाए, तो वो मजदूर जो मनरेगा के नाम से हमसे बाहर कर दिए गए हैं, वो मजदूर हमारे साथ फिर जुड़ जाएंगे, क्योंकि यह राष्ट्रीय कार्य होगा और मजदूर का और किसान का एक साथ खाता हो जाए, और 100 दिन की मजदूरी सरकार दे दे, शेष जितना काम हो वो किसान दे दे, तो किसानों की मदद भी हो जाएगी, और इस देश का जो रोजगार देने की क्षमता में कई गुनी वृद्धि हो जाएगी, बेरोजगारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये भी एक रिफ्लेक्शन होगा। इस तरह से मेरा कहने का आशय ये है कि हम सबके कॉमन फैक्टर्स में आना पड़ेगा, तब जाके इस देश की स्थितियों और परिस्थितियों में बदलाव होगा। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हम कोई चीज़ पैदा कर लेंगे और बाज़ार से पैसा ले आएंगे। देखिए, बाज़ार बहुत ताकतवर चीज़ है, बाज़ार इतनी ताकतवर चीज़ है, और किसान से ठीक उल्टे सिद्धांत पर काम करती है। किसान ज़्यादा उत्पादन कर लेगा, बाज़ार में उसका रेट डाउन हो जाएगा, क्योंकि बाज़ार पूरे का पूरा डिमांड और सप्लाई के मनोविज्ञान से चलता है, और किसान का मनोविज्ञान अधिकतम उत्पादन का रहता है। इधर उसने उत्पादन किया, उधर उसका बाज़ार डाउन हो गया। अब इसको कैसे बच सकते हैं? बाज़ार से हम जीत नहीं सकते हैं, जैसे सरकार से हम जीत नहीं सकते हैं, वैसे ही हम बाज़ार से जीत नहीं सकते हैं। तो दो अलग अलग प्रकार के मॉडल्स हैं, और मेरा अपना कहना यह है कि दो प्रकार के मॉडल हमारे आमने सामने आ गए हैं। एक भौतिकवादी मॉडल है। भौतिकवादी मॉडल का शहर एक कंपोनेंट है, और हम जो गांववादी मानसिकता के लोग हैं, सह अस्तित्ववादी मानसिकता के लोग हैं, हमारा बाज़ार के लिए ज़रूरत नहीं है, आपस में एक्सचेंज करने के लिए छोटी छोटी हाट से भी हमारा काम चल जाता है। तो हम हाट ओरिएंटेड हों, न कि बाज़ार ओरिएंटेड हों, और सरकार बाज़ार ओरिएंटेड के लिए आपको प्रेरित करेगी। और मेरा दृढ़ विश्वास है, कभी भी किसान बाज़ार से जीत के आज तक नहीं आया, या तो वो उसका अंग बन जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। तो यदि हमें खेती को भी बचाना है, और खेती को क्यों बचाना है? अच्छा खाना बचाना है, पौष्टिक खाना बचाना है, नेचर को भी बचाना है, सबको बचाना है, तो किसान बने रहना ज़रूरी है। और कैसी किसानी? आवर्तनशील खेती, माने हमारे खेत में सभी प्रकार के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, इन सब का एक रेशियो मेंटेन रहे, अपने यहाँ प्रोसेसिंग करें, अपने पड़ोस को संभाल के रखें, और छोटे छोटे हाट से एक्सचेंज करने का काम करें। यह करने से देश भी बचेगा, प्रकृति भी बचेगी, और किसान भी बचेगा। बाज़ार के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। मैंने आज तक किसी किसान को बचते नहीं देखा है, उसका दूसरी उसमें बदल जाता है, पीढ़ी में बदल जाता है। एक तीसरी चीज़ पर हमें और थोड़ा सा ध्यान देना है, मुझे एकदम याद आ गया, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, टाइम तो नहीं हो गया ज़्यादा, 20 मिनट, हाँ लास्ट वन। एक जगह पर यदि हम राष्ट्रीय कार्य करते हैं, तो हम हकदार होते हैं फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य और फ्री न्याय के। तो किसान जब परिभाषित हो, तो इस बात पर भी हम जोर दें कि हमारे बच्चे चाहे जहाँ पढ़ें, चाहे जहाँ कचहरी में जाएं, तो फ्री में न्याय हो, फ्री में शिक्षा हो, फ्री में स्वास्थ्य हो। इन तीन चीज़ों का ही दबाव हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर पैसे के लिए पड़ता है। हमें पैसे की कमी तब महसूस होती है जब हमारा बच्चा कहीं पढ़ने जाता है, हम फीस नहीं दे पाते, फिर हमें बहुत बच्चे से मोह होता है, और हम ऐसा कर भी नहीं सकते हैं कि हमारा बच्चा किसी से कम रह जाए, हम वहाँ पर छटपटा उठते हैं। तो हमें इस बात पर भी आना पड़ेगा, यदि हम राष्ट्रीय कार्य करते हैं, माने ऑक्सीजन वायु संतुलन का काम करते हैं,
जल संतुलन का काम करते हैं, ताप संतुलन का काम करते हैं और उर्वरता को बनाए रखने के लिए हम काम करते हैं, देश को पौष्टिक आहार खिलाते हैं, तो इसके एवज में हमारे किसानों को शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय बिना पैसे के उपलब्ध हो। ये 3 चीज़ों पर हम अगर एकमत हो पाए और इसको एक उसमें ले गए तो मैं समझता हूँ किसान भी बचेगा, पौष्टिक आहार भी बचेगा, धरती के संतुलन भी बचेंगे और अगली पीढ़ियाँ भी किसान बनने के लिए प्रेरित होंगी। अदरवाइज हम किसानी से लूज कर जाएंगे। अभी हर पीढ़ी आखिरी पीढ़ी है, कोई लड़के खेती करने के लिए तैयार नहीं है, न कोई बाप जोर दे के कहता है कि तुम खेती करो। अगर हमें खेती करवाए रहना है तो हमें 3 जगह ही आना पड़ेगा। और धन्यवाद ओफाई और इलियास जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बकझक करने के लिए यहाँ मंच उपलब्ध करवाया। धन्यवाद।